दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। दोस्तों मैं आपका दोस्त ब्रिजलाल गिल का हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। पेश है राजस्थान के किले पढ़ रहे थे अपन। राजस्थान के किलों में मैंने कल चित्तौड़गढ़ के किले की बात कर ली थी। आज जो किले की बात करेंगे वो किला है रणथंभौर का किला। तो रणथंभौर के किले के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इस रणथंभौर के किले ये किला ये है सवाईमाधोपुर में। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर जिले में है। और ये जो रणथंभौर का किला है ये इसको गिरी हुए वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, यानी गिरी दुर्ग भी है और वन दुर्ग की विशेषता इसमें विद्यमान होने के कारण इसको गिरी हुए वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग के उपनाम की बात कर लेता हूं मैं। रणथंभौर दुर्ग को रणतहपुर के नाम से भी जाना जाता है और इसको हमीरदेव चौहान की आन बान शान के नाम से भी जाना जाता है। हमीरदेव चौहान आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में जब डिटेल्स हैं, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए इसको उपनाम क्या क्या है। इसके अलावा इसको जाना जाता है दुर्गाधीजराज। चलिए ये तीन उपनाम हो गए रणथंभौर के किले के। पहला हो गया रणतहपुर, दूसरा हो गया हमीरदेव चौहान की आन बान और शान और दुर्गाधीजराज। इस दुर्ग की स्थापना के बारे में ये बताया जाता है, कहीं पर भी किसी बुक में भी कोई विशेष मत नहीं है स्थापना को लेकर, लेकिन फिर भी एक बुक से मैंने ये पढ़ा है कि 954 ईस्वी के आसपास रणथंभन देव द्वारा इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था, स्थापना की गई थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आपको मैं नहीं राय यही दूंगा कि आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखें। इस दुर्ग की जो स्थिति कुछ ऐसी है कि दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि ऊपर से शत्रु सेना आसानी से देखी जा सकती है। चलिए बात कर लेता हूं इस दुर्ग का। मैंने आपको नाम बताया था रणतहपुर। रणतहपुर की अपन जब डिटेल से बताता हूं, रणतहपुर ये इसका जो रण है, रणथंभौर में जो रण शब्द है उसका अर्थ है घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर में घाटी में स्थित नगर या पहाड़ी की जो तलहटी का जो भाग है उसे बोलते हैं। रण का अर्थ है और थंबन का अर्थ है वह है पहाड़ी जिस पर किला बनाओ, यानी पहाड़ी की तलहटी, पहाड़ी पर जिस पर किला बना हो। ठीक है, इसके बाद में जब ये रणथंभन के बाद रणतहपुर के बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा? रणस्तंभपुर, यानी ये थंबन हो गया तो रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद में कालांतर में इस रणथंभौर दुर्ग को किस नाम से जाने लगा? रणथंभौर के नाम से। तो ये कुछ बेसिक सी बात थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता था इसलिए मैंने आपको बता दी। अब चलिए बात करते हैं अबुल फजल का एक कथन लेते हैं। अबुल फजल ने इस दुर्ग को किस किस नाम से पुकारा था? बख्तरबंद। और अबुल फजल ने एक बात कही थी कि और दुर्ग हैं वो तो नंगे हैं सारे, और यही दुर्ग है एकमात्र जो कि बख्तरबंद है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल जोर से आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है और ये दोबारा भी कहीं ना कहीं आपके आ सकता है, इसलिए अबुल फजल का ये कथन है ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। ये किसके बारे में कहा गया? इस प्रकार ये पूछा गया इन्वर्टेड कॉमा में। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग की और विशेषताओं की मैं बात करता हूँ। हमीरदेव जो चौहान था ने अपने पिता जो जैत्र सिंह थे उनके 32 वर्षों के जो स्वर्णिम शासनकाल का था उसके उपलक्ष्य में क्या बनाया था? यहाँ पर 32 खंभों की छतरी। तो इस दुर्ग की अंदर की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण जो हमीरदेव चौहान ने, जो अपने पिता थे हमीरदेव चौहान के जैत्र सिंह, उनकी याद में ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। और कहते हैं कि हमीरदेव चौहान इन्हीं छतरियों के पास अपनी बैठकर न्याय करता था, यानी इनको न्याय की छतरियां भी अपन कह सकते हैं। यहाँ पर बैठकर वो हमीरदेव चौहान न्याय करता था, इसलिए इनको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। उसके अलावा जो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है वो है नौलखा या नौलखा महल, नौलखा या नौलखा दरवाजा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर है और रणथंभौर दुर्ग के अंदर वो है भारत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नवलखा दरवाजा, गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी विशेषता है। और यहाँ पर एक चीज मेरे को और भी मिली है, वो है यहाँ पर गुप्त काल का एक जल का स्रोत था, उसका नाम है गुप्त गंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में किले की जो प्रमुख इमारतें हैं उनमें है हमीर महल, सुपारी महल, उसके अलावा बादल महल, उसके अलावा जोरा और भोरा, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, वह है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो ये इसमें कुछ भव्य चीजें हैं जो देखने के यहां पर मिलती है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रणथंभौर जो दुर्ग है उसका इतिहास पढ़ेंगे। मैं इतिहास को आपको लिख के डायरेक्ट लिखा हुआ है मेरे पास, उसको मैं आपको बताऊंगा कि रणथंभौर दुर्ग का इतिहास है वो क्या रहा है, वो अपन पढ़ेंगे। जी हाँ, रणथंभौर दुर्ग की जो स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। रणथंभौर का जो शासक था उसके बारे में सर्वप्रथम बात करेंगे कि 1192 ईस्वी की बात है, जब त्रैन का युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज थर्ड था और उसके बाद में इसका एक पुत्र था पृथ्वीराज थर्ड का, वो था गोविंदराज। गोविंदराज को अजमेर से निष्कासित कर दिया था। मैंने आपको, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप जो रणथंभौर का इतिहास है उस रणथंभौर के इतिहास को जो मेरा वीडियो सेक्शन में जाकर आप रणथंभौर का इतिहास पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ का जो पृथ्वीराज थर्ड का जो बेटा था गोविंदराज, यहाँ का शासक बना था रणथंभौर का, इसने स्थापना की थी। उसके बाद में कहते हैं कुछ शासकों के अतिक्रमण के बाद में 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक बना था। और 1301 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने यहाँ के जो हमीरदेव चौहान के जो मंत्री थे उनके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो गया था। और यहाँ की हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंगा देवी ने यहाँ पर जोर कर लिया था। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणथंभौर का जो प्रथम शाखा था यही था, 1301 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में ये रणथंभौर दुर्ग यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार से निकलकर राणा कुंभा और सांगा से होते हुए 1534 ईस्वी में मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ से, यानी ये मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा और कुंभा। उसके बाद में ये मेवाड़ से कहाँ पर चला गया, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह के पास रणथंभौर दुर्ग की कमान आ गई। उसके बाद में 1542 ईस्वी में ये चला गया शेर शाह सूरी के पास। उसके बाद में शेर शाह सूरी से निकल कर कहाँ पर आ गया, सुरजनहाड़ा के पास। सुरजनहाड़ा ने क्या किया, थोड़े टाइम तक तो यहाँ पर अपनी जो की, और उसके बाद में किस किस अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की इसने अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में ये 1569 ईस्वी में मुगलों का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। उसके बाद में मुगलों के इस दुर्ग पर अधिकार होने के बाद में मुगलों का जो पतन हुआ, और पतन होने के बाद में जयपुर के जो माधो सिंह फैस्ट थे उनके पास इस दुर्ग की कमान आ गई। उसके बाद में ये कहते हैं ये दुर्ग स्वतंत्रता तक 1947 ईस्वी तक जयपुर के आधिपत्य में रहा। तो दोस्तों ये मेरा मकसद था, इस दुर्ग का इतिहास बताने का ये मकसद था कि ये दुर्ग कहाँ कहाँ से विजित हुआ और किन किन शासकों ने इस पर शासन किया था और किन किन के हाथों से होते हुए अंतिम समय में किसके पास रहा। जस्ट फॉर नॉलेज के लिए था, इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इतिहास से कनेक्शन करने का एक मेरा मकसद था। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए मैंने आपको ये डायरेक्ट लिख के ये जानकारी प्रोवाइड कराई है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट दुर्ग की बात करूंगा मैं, वो है रणथंभौर दुर्ग के बाद में वो है जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग, चलिए जालोर दुर्ग मैंने आपको जब इतिहास पढ़ाया था, जालोर का इतिहास पढ़ाया था, उस टाइम भी इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं। जालोर जो सोनगिरी की पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसका जो उपनाम है वो है सोनगढ़। ठीक है, एक तो इसका ये नाम हो गया। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं, ये है एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये जालोर दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है।
सोनगढ़ की पहाड़ी पर होने पर इसको नाम सोनगढ़ मिलता है। और जो मैंने आपको उस टाइम बताया था, जालौर का इतिहास पढ़ाया था, आप चाहो तो जालौर का जो इतिहास है उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद में मैं डिटेल से यहाँ भी सिर्फ ओनली यहाँ पर जालौर का इतिहास ना पढ़ाकर सिर्फ जालौर दुर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ शिलालेखों में जालौर का नाम क्या मिलता है, जालौर का नाम तो मिलता है जाबालीपुर, ठीक है, लेकिन अपने को जालौर का नाम से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है जालौर दुर्ग से। तो इस जालौर दुर्ग का नाम भी क्या मिलता है, सुवर्णगिरी, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम हो गया सोनगढ़ के बाद में क्या हो गया, सुवर्णगिरी, ठीक है। ये अपने को नाम मिलता है। और जो निर्माता हैं दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग के जो निर्माणकर्ता थे, निर्माता थे, वो थे नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। ये अपने को ऑथेंटिक जानकारी कहाँ से मिलती है, जो दशरथ शर्मा हुए हैं उनसे अपने को जानकारी प्राप्त होती है कि इस जालौर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, नागभट्ट फर्स्ट ने कराया था। उसके अलावा बात कर लेते हैं इस नागौर दुर्ग की, जालौर दुर्ग की बात कर लेते हैं। इसके साकों की बात करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो साके हुए हैं, साका हुआ था, एक तो हुआ था जो प्रसिद्ध शासक था यहाँ का, कौन था, कानड़ देव, ठीक है। मैं जालौर का इतिहास पढ़ाया था, उसमें आपको डिटेल से बताया था ये चीजें, जिसको क्या हुआ था 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है, और उसका सामना करना पड़ता था। यहां पर कानड़ देव साहब क्या हो गए, मारे गए। ये था जालौर का प्रथम शाखा। तो ये मैंने यहां पर बताने की कोशिश की है कि जालौर का प्रथम शाखा ये था। उसके अलावा इसकी जो जानकारी है, इस युद्ध की जानकारी मैंने आपको उस टाइम बताया था। इस युद्ध का वर्णन मिलता है वो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बात में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए इस किले की अजेयता के बारे में हसन निजामी क्या बताते हैं वो बताते हैं, अपन पढ़ेंगे। हसन निजामी इस किले की अजेयता के बारे में ये बताते हैं। इनकी पुस्तक थी ताज उल नासिर में लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो मैंने आपको ये बोलकर ये लाइन बता दी कि यह मात्र ऐसा किला है जिसका कोई आक्रमणकारी दरवाजा खोल नहीं सका, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज का एग्जाम में क्वेश्चन, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात कर लेता हूं इस दुर्ग के अंदर और विशेषताओं की बात कर लेता हूं। इस दुर्ग के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह है। जालौर दुर्ग के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह, तो ये थी कुछ विशेषताएं जालौर दुर्ग की। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाली बात थी वो जालौर के दुर्ग के जो उपनाम है या इसके गिरी दुर्ग, और ये इसके जालौर का प्रथम शाखा और यहाँ का जो प्रतापी शासक हुआ था उसके बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट सा था। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जो नेक्स्ट दुर्ग की बात करेंगे वो है सिवाना का दुर्ग, सिवाना का किला। तो यहाँ पर बात करेंगे सिवाना के किले की, इंपॉर्टेंट वाली बातें इसमें याद करेंगे। सिवाना का किला कहाँ पर है, पहली बात तो ये है बाड़मेर में, ठीक है। दूसरी बात क्या कर लेते हैं, इसके निर्माणकर्ता की बात कर लेते हैं। इसका जो निर्माणकर्ता था वो था 10वीं शताब्दी में, वो जो वीर नारायण पंवार था। वीर नारायण पंवार ने क्या कराया था, इसकी सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी। तो 2 नंबर बात ये हो गई वीर नारायण पंवार। चलिए इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, वो है बाड़मेर में, एक हल्देश्वर की पहाड़ियाँ हैं। उस टाइम भी मैंने बताया था, जब मैं जालौर का इतिहास पढ़ा रहा था उस टाइम भी बताया था, हल्देश्वर की पहाड़ी, ठीक है। और ये 2 स्थिति की बात हो गई। इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नामों की बात कर लेते हैं। अन्य नाम इसके क्या है, एक तो इसको बोलते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक अपने आप में क्वेश्चन है जालौर दुर्ग की कुंजी। उसके अलावा जो मारवाड़ थे, मारवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं उनकी जो शरण स्थली कहा जाता है इसे, तो ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके उपनाम हैं, इसको कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट वाली बात है ये है, इसमें 2 शाखे हुए हैं, यानी 2 शाखे हुए हैं। उन शाखों की मैं जिक्र करूंगा। पहला शाखा हुआ था 1308 ईस्वी में, ठीक है। इसमें था वीर सातल देव व सोम, वीर सातल व सोम, और किसके साथ युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और इस दुर्ग का नाम ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, खेराबाद। और मैं आपको वहां पर बताना भूल गया था, जब जालौर दुर्ग का आपको बताया था
और इस जालौर दुर्ग का नाम इसने अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था, जलालाबाद। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जब मैं जालौर का इतिहास आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ये चीज़ें। जलालाबाद रख दिया था और इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, खेराबाद। चलिए ये तो हो गया प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में। उसके बाद में सेकंड शाखा, इसकी कोई निश्चित डेट नहीं मिली मेरे को दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि कब से कब के बीच में है लगभग। अकबर ने जोधपुर नरेश जो थे, अकबर थे, और अकबर ने जोधपुर के जो नरेश थे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह को आक्रमण करने के लिए भेजा। किस पर, वीर कल्ला, राय मलोत, या इसको कल्याणमल भी बोलते हैं। इनके बीच में युद्ध हुआ और ये वीर कल्ला जो रायमलोत थे ये वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और यहाँ पर स्त्रियों ने जौहर कर लिया। तो ये सेकंड शाखा था यहाँ का, सिवाना दुर्ग का। चलिए दोस्तों, आज अपन ने पढ़ लिए रणथंभौर का किला, जालौर का किला और सिवाना का किला। अपन ने 3 किलों की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किलों की बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना जो कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो तो आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने आसपास सफाई जरूर रखिए। धन्यवाद दोस्तों।